ये लीजिए चमनलाल जी, पूरे 25 पेटी आम है। इस बार हमारे बगीचे से एक नंबर के फ्रेश आम निकले हैं, बिल्कुल मीठे रसीले हैं। ऐसे मालदेह आम आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए दाम ठीक लगाइएगा। चमनलाल एक आम को छू के देखता है और नुस्ख निकालता है। इतना भी कुछ खास अच्छी क्वालिटी का आम नहीं है तुम्हारे बाग का राम प्रसाद जी। एक पेटी का 50 रुपए दूंगा। एक पेटी आम के बदले केवल 50 रुपए? इतने में तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें मुनाफा क्या होगा, उल्टे हमें घाटा खाना पड़ेगा। 100 रुपए पेटी नहीं तो कम से कम 70-80 रुपए पेटी तो लगाइए, ताकि 2 पैसे हमको भी बच पाए, वरना परिवार को क्या खिलाएंगे। अरे जब 80 रुपए पेटी में मैं तुम दोनों से आम खरीदूंगा तो बाजार में बेचकर मुझे क्या मुनाफा होगा। इस आम की जात देखकर ही लग रहा है कि इसमें गूदा कम गुठली ज्यादा निकलेगी। दशहरी आम होते तो 100 क्या 150 रुपए पेटी भी खरीद लेता। आम के आम गुठलियों के दाम भी निकल जाते। अब देख लो भैया, तुम दोनों बाप बेटे को सौदा करना है या मैं जाऊं? वैसे भी इस गांव में हर किसी के आम के बगीचे हैं, बड़े आराम से सस्ते में आम खरीद लूंगा मैं। ऐसा कहते हुए घमंडी व्यापारी चमनलाल की बातों में अकड़ दिख रही थी। दोनों बाप बेटे 50 रुपए पेटी के दर से ही आम बेच देते हैं। तभी तपतपाती धूप में सास बहू खाना लेकर आती है। हाँ जाओ दोनों बाप बेटे, रोटी पानी खा लो। आ गया अम्मा। शांति आम वाले बाग के बीचों बीच में घास की चटाई बिछा देती है। जल्दी से खाना निकाल दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। आशा रूखी सूखी रोटी, आम का अचार और एक प्याज का टुकड़ा खाने को रखती है, जिसे देखकर ससुर चिड़चिड़े मिजाज में कहते हैं, हमारे तो जैसे नसीब में इस रूखी सूखी रोटी और प्याज खाने के सिवा कुछ अच्छा खाना लिखा ही नहीं। बहू थाली में से रोटी निकाल ले, एक ही खाऊंगा, ज्यादा भूख नहीं है। अजी पहले तो तुम दोनों बाप बेटे अचार प्याज के साथ बढ़िया सी रोटी खा लेते थे, लेकिन अब 1-2 रोटी खाते हो। पहले की तुलना में दोनों की खुराक कम हो गई है। खाओगे नहीं तो बगीचे में काम कैसे करोगे? कितनी गर्मी हो रही है। शांति, एक तो दिन भर इतनी चिलचिलाती गर्मी में बगीचे की देखभाल करो, ऊपर से रोटी बगीचे में लाते लाते इतनी अकड़ जाती है कि दांतों से चबाई नहीं जाती। मीट भात खाने के लिए मन तरस गया है। ससुर की फरमाइश को सुनकर शांति झुंझलाकर कहती है, घर में पिछले 1 हफ्ते से साग सब्जी नहीं आई है और तुम्हें मीट भात खाना है? खुला खर्चा देना नहीं है। घर के तुम जितना दोगे उतने में भी तो चलाएगी ना बहू भी। वो तो भगवान की दया से आम का बगीचा है कि चटनी रोटी, आम रोटी, अचार रोटी खाकर गुजारा चल जा रहा है, वरना नमक रोटी खाने की नौबत आ जाती। बस कर भाग्यवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, झगड़ा मत करो। और ये 1200 रुपए रख लो, बनिया के यहाँ से चावल ले आना और चिकन ले आना। बहू आज अपने हाथ की बढ़िया सी मसालेदार बिरयानी बनाकर खिला दे। घर में बिरयानी बनने की बात से गरीब ससुराल वाले खुशी से भर जाते हैं। दोनों सास बहू बगीचे से वापस घर आती हैं। बहू 1 से 1.5 किलो कच्ची बासमती में तो एकदम बढ़िया सी बिरयानी बन जाएगी, पूरा परिवार पेट भर कर खा लेगा। अभी तो ये भी मालूम नहीं कि मीट क्या भाव बिक रहा है। माँ जी, पहले घर चलते हैं, उसके बाद मैं बनिया के यहाँ से चावल खरीदने के बाद जो पैसा बचेगा उसी में मीट ले आऊंगी। टप टप पसीने में दोनों घर के अंदर आती हैं, जहाँ दोनों बच्चे मुंह फुलाकर बैठे थे। राजा, खुशी, बच्चों खाना खा लो, ऐसे खाने से गुस्सा नहीं करते। तभी राजा चिढ़कर कहता है, मुझको नहीं खाना है सड़ा हुआ सा अचार रोटी। माँ ने सुबह स्कूल के टिफिन में भी हमको यही दिया था। अच्छा ठीक है, अचार रोटी नहीं खाना तो आम रोटी खा लो, मैं अभी आम की फाड़ी काट देती हूँ। मुझको नहीं खाना मीठी मीठी चीनी जैसे आम के साथ रोटी। आम रोटी खाकर पहले ही मेरे शरीर में घुमारी निकल रही है। बिरयानी खाने को कितने दिन से दिल कर रहा है, लेकिन हमारे घर में कभी नहीं बनता है। चिंता मत करो बच्चों, आज हमारे घर में बिरयानी जरूर बनेगी। झूठ झूठ झूठ, आप हमेशा झूठ बोलकर हमें ये रूखी सूखी रोटी खिलाती हो। सच बात तो ये है कि हम लोग गरीब है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। बच्चों देखो, मेरे पास पैसे हैं, मैं सामान लेने जा रही हूँ। दोनों भाई बहन बिरयानी खाने के लालच में रोटी अचार खा लेते हैं। आशा बनिया के पास आती है तो वह झाड़कर बोलता है, अरे आ गई मुंह उठाकर उधार खाने। देखो शांति की बहू, अगर आज फिर उधार पर राशन मांगने आई हो तो उल्टे पांव चली जाओ, मैंने उधारी बंद कर दी है। लाल जी, आप गलत समझ रहे हो, पैसे हैं मेरे पास। 1.5 किलो महंगा वाला कच्ची बासमती चावल, खड़े मसाले और बिरयानी मसाला का पैकेट भी दे दीजिएगा। अच्छा जी, तो आज गरीब जादों के घर में भी बिरयानी पकेगी। कंजूस मक्खी चूस बनिया सारे पैसे उधार में काट लेता है। ये तो 1200 रुपए पिछले हिसाब में कट गए। चलो अब बासमती चावल खरीदने के पैसे दे दो, तौल दूंगा मैं।
लालजी, आपने 1200 रुपए कौन से हिसाब में काटा है? जहाँ तक मुझे याद है आपका 5 से 600 रुपए बाकी बकाया था। हाँ हाँ, उधार खाकर तो पचाकर बैठ गए तुम गरीब परिवार वाले, अब कहाँ से याद रहेगा? चल दफा हो यहाँ से। बनिया जलील करके आशा को भगा देता है। उतरा हुआ मुंह लेके वो घर आती है। बहू तू खाली हाथ क्यों लौट आई? सामान नहीं दिया बनिए ने क्या? टूटे मन से आशा सब कुछ बताती है, जिससे शांति कोसने लगती है। बेड़ा गर्क हो इस बनिया का, एक नंबर का ठगेरू है। गरीब की मेहनत और खून पसीने के पैसे मारे है ना, भगवान कहीं ना कहीं निकाल लेगा। ऐसा कर, रोटी बना दे और कंचन तू आम की चटनी पीस दे। जी माँ। घर में चटनी रोटी बनाने पर दोनों बच्चे बगैर खाना खाए सो जाते हैं। वहीं राम प्रसाद और मधुकर बड़ी उम्मीद से खाने के इंतजार में आते हैं। ओहो भगवान, कब से हाथ पांव धोकर हम लोग बैठे हुए हैं। अरे फटाफट से बिरयानी तो परोस दो। पिताजी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आज तो पेट भरकर बिरयानी खाने को मिलेगी। तभी कंचन आशा उनके आगे चटनी और रोटी थाली में परोसती है, जिससे मधुकर मायूस होकर पूछता है, ये क्या, आज भी चटनी रोटी बिरयानी नहीं बनाई क्या? ओ भैया, बनिया ने सारे पैसे हिसाब में काट लिए और भाभी को खूब भला बुरा सुनाकर भगा दिया। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं और वो चुपचाप रोटी तोड़कर खाने लगते हैं। मेरी वजह से आज भी मेरे परिवार वालों का दिल तरस कर रह गया, जो अपने ससुराल वालों की एक बिरयानी खाने की ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर सकती, तो मैं एक कुशल गृहिणी नहीं हूँ। ऐसा सोचकर आशा खुद में घुटती है। वहीं रोज मोहल्ले में बिरयानी बेचने वाला भी आया करता था। पैसे वाले खर्चा करके महंगी चिकन मटन बिरयानी खाते थे। आओ जी आओ, बढ़िया मुरादाबादी मटन बिरयानी खाओ, चिकन बिरयानी खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। तभी पड़ोसन कादम्बरी ऐंठ में बाहर आती है। अरे ओ बिरयानी वाले, जरा जल्दी से मेरे लिए एक फुल प्लेट मटन बिरयानी तो लगा। बड़े दिनों के बाद हमारे मोहल्ले का चक्कर मारा है तूने। हाँ जी, वो दरअसल 3-4 दिन शादी पार्टी के ऑर्डर में लगा था। फिर तो शादी पार्टी में अच्छी खासी नोट छापे होंगे। वैसे बिरयानी भी तो फर्स्ट क्लास का बनाता है। भैया, 5 फुल प्लेट बिरयानी मेरे परिवार वालों के लिए बना देना। 1 प्लेट अंडा बिरयानी, बाकी 4 प्लेट चिकन बिरयानी। जहां मोहल्ले वाले बड़े चाव से बिरयानी खा रहे थे, ससुराल वाले तरसते हुए देख रहे थे। तभी राजा रोने लग जाता है। दादी बुआ, मुझको भी बिरयानी खानी है। मेरे लाल, अगर मेरे पास पैसे होते तो कब का खिला देती। हो भैया, मेरे पोते को धार में हाफ प्लेट बिरयानी दे दे। बिरयानी वाला झाड़ कर बोलता है, अरे ओ अम्मा, उधारी में बिरयानी में नहीं खिलाता, नकद दो और खा लो। देख रही हो मंगल बहन, प्याज रोटी खाने वाले भी बिरयानी खाएंगे। इंसान के जितने की चादर हो उतने पांव फैलाने चाहिए। पड़ोसन के ताना कसने पर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके चलते गुस्से में आशा दोनों बच्चों को खींचकर घर में लाती है। तभी ससुर और पति भी बगीचे से कच्चे आम और चावल की बोरी लेके आते हैं। तुम दोनों बच्चों को बिरयानी खाने का ज्यादा ही चस्का लग गया है ना, आज से तुम्हारा खाना बंद। अरे बहू, क्यों डांट रही है बेचारे को? दिल तो करता है कुछ अच्छा खाने का। लो, ये कच्चे आम थोड़े ढीले पड़ गए हैं, तो इसकी मीठी चटनी बना दे। और आज चावल बनाना खाने में। पापा जी, चावल कहाँ से लाए हैं आप लोग? मुखिया जी को हमारे बगीचे के आम काफी ज्यादा पसंद आए, तो उन्होंने अपने खेत के चावल के बदले हमसे आम ले लिया। कल उनकी बेटी की शादी है ना, तो भोज में। ये सुनकर आशा का जुगाड़ू दिमाग चलता है और फटाफट से बोरी में से कुछ चावल को पतीले में भिगोकर उबालने के लिए चढ़ा देती है और आमों की फाड़ी को काटकर बिरयानी का मसाला पीसने लगती है। बहू, ये बिरयानी के खड़े मसाले सिलबट्टी पर क्यों पीस रही है? बिरयानी बना रही है क्या? माँ जी, मैं सबके लिए बिरयानी बना रही हूँ, बिना मीट डालकर आम की बिरयानी। आशा आम की फाड़ी को अच्छे से भूनकर क्रिस्पी करके मसाले को अच्छे से पकाती है और सबको परोसती है। गर्मा गर्म आम की बिरयानी हाजिर है, खाइए सब लोग। पूरा गरीब ससुराल आम की बिरयानी खाने पर टूट पड़ता है, जो कि उन्हें काफी पसंद आती है। वाह बहू, ये आम की बिरयानी तो बड़ी दमदार बनी है। स्वाद आ गया। मुझे तो ये आम की फाड़ी चिकन के पीस की तरह लग रहा है। वैसे भी इतनी गर्मी में चिकन बिरयानी पचाना मुश्किल होता है। ये आम की बिरयानी मस्त है। हाँ माँ, ये आम वाली बिरयानी बहुत ही टेस्टी है। स्कूल के टिफिन में भी यही बनाकर देना। अपने गरीब ससुराल वालों की आंखों में खुशी देखकर आशा को काफी ज्यादा सुकून मिलता है। सबको भरपेट खिलाने के बाद आखिर में वो भी जब अपने हाथों की बनाई आम की बिरयानी खाती है, साथ ही घर के बाहर आम की बिरयानी का ठेला भी चालू करती है। माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतने दिनों तक हम सब उस एक कमरे में गुजारा करते रहे और जब हमें अपना कमरा मिलने की बारी आई तो अब आप हमारे साथ ये कर रही हैं। हाँ माँ जी, हम पर तरस खाइए। हम ही जानते हैं कि हमने उस एक कमरे में कैसे गुजारा करा है।
मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब यही मेरा फैसला है। अगर तुम लोगों को नहीं रहना तो तुम अपने मायके जा सकती हो। लेकिन माँ जी, आखिरकार क्यों उर्वशी अपने दोनों बहुओं को उनके ही कमरे में रहने से मना कर रही थी, और ऐसा भी क्या कारण था कि उर्वशी की दोनों बहुओं को काफी समय तक एक कमरे में गुजारा करना पड़ा। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आलू गोभी मटर की सब्जी भी बन गई, पूरी भी तैयार है, खीर भी बस बनने वाली है और चावल तो मैंने पहले ही बना दिए थे। खाना तो सारा बनकर तैयार हो गया। अब जल्दी से कमरे की साफ सफाई कर देती हूँ। खाना बनाते बनाते ही नीलम घर के सारे कामकाज और कमरे की सफाई करके कमरे में बिस्तर भी लगा देती है, जिसे देख उसकी सास, लगता है बहू तुझे अपनी दोनों देवरानियों के आने की कुछ ज्यादा ही खुशी है। सुबह से देख रही हूँ कि कैसे कामकाज में लगी हुई है। इतने सालों से अपनी देवरानियों का ही तो इंतजार कर रही हूँ और आखिरकार आज मेरी दोनों देवरानियां आने वाली हैं। कितना अच्छा होता ना कि मेरी दोनों देवरानियां इस एक कमरे के घर में ना आकर उस घर में आती। मैं भी यही चाहती थी बहू, लेकिन तू तो जानती है कि इन बीते कुछ समय में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। कोई बात नहीं माँ जी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बुरा और अच्छा वक्त वो दोनों देकर देखता है हमें। अरे मैं तो नींबू पानी बनाना ही भूल गई, जल्दी से बना देती हूँ। शाम होते ही नीलम के दोनों देवर मयंक और राजेश अपनी अपनी पत्नियां राखी और सुमन के साथ शादी के जोड़े में घर आते हैं। नीलम और उर्वशी बड़े प्यार से राखी और सुमन का गृह प्रवेश करती है। ओ गॉड, यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है, मेरा तो दम घुट रहा है। क्या आप लोगों के घर में एसी नहीं है? अच्छा हुआ कि मैं आते हुए दहेज में कूलर ले आई थी, वरना मैं तो यहाँ गर्मी से ही मर जाती। तो मैं कौन सा खाली हाथ आई हूँ? तुम तो कूलर लेकर आई हो, लेकिन मैं तो एसी लेकर आई हूँ। मयंक जल्दी से एसी लगवा दो ना, बहुत गर्मी है। राखी सुमन, एसी कूलर तो बाद में भी लगता रहेगा, तुम लोग अंदर आकर बैठो तो सही। दोनों अमीर घराने से आई बहुएं राखी और सुमन मुंह बनाकर अंदर आकर बैठ जाती हैं। वहीं नीलम उनके लिए गिलासों में नींबू पानी डालकर लाती है, जिसे देख, ये क्या है? नींबू पानी है, पता है मैं बहुत बढ़िया नींबू पानी बनाती हूँ, इसे पी लो, फिर देखना कितना ठंडा ठंडा महसूस होगा। हमने कभी भी ये गरीबों वाली समर ड्रिंक नहीं पी है। आप लोग हमारे लिए कॉकटेल मॉकटेल या कोल्ड ड्रिंक नहीं ला सकते थे? राजेश, लगता है तुमने हमारे टेस्ट के बारे में अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताया। कोई बात नहीं बहू, अब तो तुमने ही बता दिया है। नीलम बहू, तुम ये नींबू पानी ले जाओ, मैं बगल वाली परचून की दुकान से बहुओं के लिए पेप्सी ले आता हूँ। सुधीर पेप्सी लेकर आता है, जिसे पीकर सुमन और राखी को थोड़ी गर्मी से राहत मिलती है और ऐसे ही रात हो जाती है और अब सोने का वक्त हो जाता है। सोने का वक्त हो गया है। नीलम, हमें कमरे में ले जाओ। नीलम बहू, मैं और तुम्हारे ससुर जी तो बाहर आंगन में सो जाएंगे, तुम अपना भी बिस्तर लगा लो और सो जाओ, काफी रात हो गई है। तुम तीनों को अब एक ही साथ रहना है इस कमरे में। क्या कहा आपने? इस एक कमरे में? आपके कहने का क्या मतलब है कि हम तीनों इस एक कमरे में सोएंगे? हाँ बहू, वो क्या है ना, हमारा एक ही कमरे का घर है। जब तुम लोग नहीं थे तो हम भी पहले अंदर ही सोया करते थे, लेकिन अब तुम हो तो हम लोग बाहर आंगन में सो जाया करेंगे। तुम तीनों यहाँ आराम से सोना। ये सब क्या है मयंक? तुम्हारी माँ क्या कह रही है? राखी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। हम सब इस कमरे में ही रहते हैं। तुम लोगों ने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। हम इस गर्मी में एक कमरे में कैसे गुजारा कर सकते हैं? सुमन, राखी, तुम लोग क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? हम भी तो इस एक कमरे में ही गुजारा कर रहे हैं ना, और ये तो बस सिर्फ कुछ वक्त की बात है। कुछ वक्त की बात नहीं है, जिंदगी भर हमें इस एक कमरे में गुजारा करना होगा। तुम तो ठहरी गरीब घर से, तुम्हें आदत होगी इस तरह से रहने की, लेकिन हमें नहीं है। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है, शांत हो जाओ। राखी सुमन कुछ नहीं कर सकती थी और दोनों मुंह फुलाकर उस कमरे में ही सो जाती हैं। अगले दिन होते ही दोनों अमीर बहुएं अपनी अपनी तरफ एसी और कूलर लगवा देती हैं और पूरा दिन बस कूलर एसी की ठंडी हवा में बैठकर उस कमरे में आराम करती हैं। शुरुआत में तो नीलम उनसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अब जब एक महीना गुजर जाता है। राखी, सुमन, तुम दोनों की शादी को महीना भर होने को आया है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। राखी, तुम खाना बनाने में मेरी मदद करना, और सुमन तुम भी। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी खाना बनाने में? मैं अपने घर में तो आज तक खाना नहीं बनाई हूँ, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ खाना बनाऊंगी इस एक कमरे में? मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, वही शुक्र बनाओ। सुमन, तुम तो मेरे घर के कामों में मदद करवा सकती हो ना? क्यों नहीं, मैं कचरा फैला दूंगी तो तुम झाड़ू लगा देना, मैं कपड़े गंदे करूंगी तुम धोकर दे देना, और जो मेरे जूठे बर्तन होंगे उसे साफ कर देना। देखा मैंने कितनी तुम्हारी मदद की। राखी और सुमन दोनों हंसने लगते हैं और बेचारी नीलम चुपचाप से घर के कामों में लग जाती है। गरीब होने से नीलम कभी भी राखी सुमन से कुछ नहीं कहती थी, तो वहीं राखी और सुमन हमेशा नीलम को अपनी अमीरी का ताना देती रहती थी।
देखा सुमन कैसे हमारी गरीब जेठानी घर के कामों में लगी हो। वैसे सही कहा है किसी ने कि इंसान की किस्मत उसकी हैसियत के हिसाब से ही होती है। राखी सुमन बहू, कभी खुद भी नीलम बहू की मदद करवा दिया करो, हमेशा तो